पूरी लीडरशिप खत्म हो जाती है, उसके बाद भी ईरान इतनी पावरफुल तरीके से लड़ रहा है। टेक्नोलॉजी नहीं है तो क्या वो अमेरिका में जा के हमला कर सकते हैं? उनको पहले से मालूम है कि वो अमेरिका के साथ नहीं लड़ सकते। चाहे खोमनी को मारा है, उस दुनिया बोलने लगेगी अरे भाई क्या कर रहे हो, क्यों हमको मरवा रहे हो, तुम डाटा और पात तो इसराइल ने उस पर बॉम्बिंग की है। उन जहाज़ों को नहीं जाने देंगे जो हमारे दुश्मन नहीं है या दुश्मन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम क्यों अमेरिका का साथ दे रहे हो। इस पूरे वॉर में सर इंडिया का क्या पोजीशन है? इंडिया के अपने इंटरेस्ट इन तीनों के साथ समझिए। आपका अरब में क्या एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट क्या है? अगर ये आपके खिलाफ है, भारतवर्ष में इस्लाम को फैलाने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट मिलता है। भारत बहुत इंपॉर्टेंट देश है। ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है और यूएस अगर पीछे हट गया तो उसकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। फ्रंट में हमें उसमें बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा अपना मानना ये है पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ एक पैक्ट हुआ था कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम आएंगे बचाने, हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो तुम आओगे वो तो टूट गया। पुरानी कहावत है, नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा। तो पाकिस्तान क्या कर सकता है? अफगानिस्तान ने कभी उस सीमा को ठीक से माना। उनकी क्रिकेट टीम तो इंडिया में रहती है। ईरान और इजराइल का आपस में क्या दुश्मनी है? इजराइल ने अरब्स को बुरी तरह ठोका, लेकिन इस्लाम में एक अपनी लड़ाई चल रही है कि भाई कौन इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर होगा। मैंने देखा है तुम्हारे पास छुरा है, न्यूक्लियर वेपन है। आप जो कह रहे हो सकता है हो न्यूक्लियर वेपन आ गया है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये डिसाइड करेगा कि दुनिया का नेक्स्ट पावर सेंटर कौन होगा। ईरान, इजराइल, अमेरिका, तीन नाम, लेकिन गेम पूरी दुनिया का है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वॉर धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है? हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत और प्रशे टॉक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एंड रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं, इंडियन आर्मी के वेटरन मेजर जनरल AK चतुर्वेदी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस थैंक एपिसोड यू, में। धन्यवाद। ईरान और इजराइल का आपस में क्या दुश्मनी है? इसके बारे में अगर आपको जानना है तो थोड़ा इतिहास में जाने की ज़रूरत है। पहले ज्यू जो थे, जो यहूदी लोग थे, जी। वो अरब में थे, जो कि आज का पैलेस्टीन नहीं है। जैसे कि कहा जाए वेस्ट बैंक है, जॉर्डन है, गाज़ा पट्टी है, ये सब इस इलाके में थे। इसके बाद क्या हुआ, इस्लाम आ गया। तो अरब थे वो आ गए और इस एरिया में वो पैलेस्टीनियंस कहलाने लगे, फिलिस्तीनी जिसको हम लोग बोला जाएगा हमारी भाषा में बोले। लेकिन जो ज्यूज यहाँ से गए, उनके मन में एक हमेशा था कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ और हम एक दिन वो उनको बोलते थे प्रॉमिस्ड लैंड, कि हम लौट के ज़रूर आएंगे। फिर क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी के शुरू में, टू बी प्रिसाइज 1916-17 के आसपास, 17 में, ये ब्रिटिश मैंडेट के अंडर में था ये एरिया। तो वहाँ पे एक ब्रिटेन के मिनिस्टर थे जिनका नाम था बेल्फोर। तो बेल्फोर डिक्लेरेशन एक किया गया जिसमें उन्होंने ये माना कि ये इलाका जो है ये होमलैंड होना चाहिए ज्यूज का, यहूदियों के लिए। उन्होंने आके उनको बसाना शुरू किया। लेकिन आप जानते हो कि उसी इलाके में पैलेस्टीनियंस हैं। उन्होंने कहा जी हम तो 2000 साल से यहाँ हैं, तो हमें कहाँ भगा रहे हो। तो उनमें एक आपस में डिस्प्यूट शुरू हुई। इस डिस्प्यूट के चलते 1948 में एक यूएन रेजोल्यूशन के दौरान ये तय हुआ कि वहाँ एक इजराइल नाम का देश क्रिएट किया जाएगा, मई 1948 में। लेकिन अरब्स ने बोला कि नहीं जी, हम बिल्कुल इसको मानते ही नहीं, और उन्होंने इस देश पे हमला किया। अभी ईरान इस पे नहीं आया था। ओके। इसमें सिर्फ अरब के लोग थे जिन्होंने उनके खिलाफ किया, लेकिन ये ज्यूज जो थे, अपना जो यहूदी थे, ये डटे रहे और वो देश बना रहा। तो एक तो ये अरब और इजराइल के बीच में ये है कि अरब इसको मानते नहीं हैं और इजराइल कहता है कि हम तो रहने, ये तो हमारा है देश, तुम यहाँ के बसे हो। अभी इसमें क्या हुआ कि 1973 में एक लड़ाई हुई जिसको बोलते हैं यौम किपुर वॉर। पहले मैं अरब और इजराइल का बता दूंगा, फिर उसके बाद ईरान का कैसे इस पे कनेक्शन आता है वो भी बताऊंगा। तो अरब जो थे उसमें इजिप्ट ने और सीरिया ने हमला किया किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर 73 में, जिसको बोलते हैं यौम किपुर वॉर। उसके पहले 1967 में एक लड़ाई हुई। उस लड़ाई को 6 डेज वॉर बोलते हैं, जिसमें कि 1967 में, तो उसमें इजराइल ने अरब्स को बुरी तरह ठोका और जो सिनाई का इलाका है इस पे उन्होंने कब्जा कर लिया। सिनाई इजिप्ट का हिस्सा था और उन्होंने गोलान हाइट्स पे भी कब्जा कर लिया। उन्होंने जो जॉर्डन का वो हिस्सा जो वेस्ट बैंक वाला था उस पे भी कब्जा कर लिया।
जो 73 की लड़ाई हुई उसमें इजिप्ट ने उनको पीछे ढकेला, लेकिन वो गोलान हाइट पे जमे रहे सीरिया वाले एरिया के, और वेस्ट बैंक पे भी जमे रहे। फिर उसके बाद एक कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ 1978 में। उसके बाद इजिप्ट ने उनको मान्यता दी, जॉर्डन ने भी मान्यता दे दी, लेकिन बाकी किसी अरब देश ने नहीं दी। उसके बाद 1995 में ओस्लो अकॉर्ड हुए। उसके बाद अभी इस शताब्दी के शुरू में अब्राहम अकॉर्ड्स हुए, जिसमें कुछ और देशों ने, बहरीन ने दे दिया, इन लोगों ने उनको मान्यता दी। तो अरब में कुछ देशों ने मान्यता दी, कुछ ने नहीं दी, लेकिन उनमें आपस में एक विवाद चल रहा है। अब्राहम अकॉर्ड की जहाँ तक गड़बड़ कहाँ होने लगी कि 2024 में जो हमास ने किया हमला, जिसकी वजह से करीब 1200 ज्यूज को मार दिया उन्होंने, और जिसके वजह से तो जो तो अकॉर्ड हुए थे वो भी उनके खिलाफ हो गए। नहीं हुआ तो चुप है वो, जैसे इजिप्ट चुप है, जॉर्डन चुप है, लेकिन बाकी लोग उनके खिलाफ हो गए। ना ईरान कहाँ से आता है? जी। ईरान में क्या है कि ईरान पहले जो था वो पर्शिया के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसके साउथ में एक प्रांत है जिसका नाम है फारस। एंड फारस को जो ग्रीक लोगों ने बोला था कि ये फारस से पर्शिया और पर्शिया हो गया। लेकिन इस्लाम आ गया, जबकि खलीफा जो दूसरे खलीफा थे उमर के समय में, वो इस्लाम आगे बढ़ता गया और ये यहाँ आ गया। लेकिन 1501 में वहाँ जो एक सफाविद एम्पायर था, उसके में चलते हुए उन्होंने सुन्नी से शिया बन गए। इनमें आपस में इस्लाम में एक अपनी लड़ाई है, वो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, हम लोगों का ये विषय नहीं है आज, तो इसमें हम बात नहीं करेंगे। लेकिन ईरान जो था वो देश बड़ा देश है जी। अगर देखा जाए एरिया के हिसाब से, सऊदी अरेबिया के बाद सबसे बड़ा देश है। हालांकि वो अरब में नहीं है, वो एशिया के, पश्चिम एशिया के एक क्षेत्र में है। लेकिन इस्लाम में एक अपनी लड़ाई चल रही है कि भाई कौन इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर होगा। शिया सुन्नी में, शिया सुन्नी नहीं, इस्लाम के वर्ल्ड में कौन, इस्लामिक वर्ल्ड का कौन लीडर होगा। 57 देश हैं, तो एक तो सऊदी अरेबिया जहाँ की मक्का और मदीना है, 2 बड़ी मस्जिदें हैं, तो वो कहते हैं जी हम हैं उसके जो लीडर। तुर्की एक ऑटोमन एम्पायर था, जो आखिरी बड़ा एम्पायर था, जो खलीफा थे वो ऑटोमन थे और वो तुर्की में थे। तो तुर्की कहता है जी हम हैं। अगर आप नक्शा देखो तो वेस्ट में सऊदी अरेबिया है, ऊपर नॉर्थ में जो है वो तुर्की है। लेकिन ईरान कहता है जी मैं हूँ, क्योंकि मैं तो जो शिया हैं, चौथे खलीफा उनके थे अली, उनके ये फॉलोअर हैं। तो इस्लाम की एक अलग लड़ाई है। अभी इन्होंने क्या किया ईरान में क्या हुआ कि एक वहाँ डायनेस्टी थी, पहलवी डायनेस्टी। 1935 में उसने नाम बदल दिया, उन्होंने पुराना नाम क्या लिया ईरान का, अर्न से। अर्न कौन था? जो आर्यन के हिसाब से था, और उन्होंने नाम ले लिया कि भाई हम तो ईरान हैं। और जो पहलवी डायनेस्टी थी वो वहाँ पे थी, और लेकिन उसमें क्या था कि वो आखिरी जो शाह रज़ा पहलवी थे, जो 1979 में 1979 में उनको डिपोज किया गया। उनको जो डिपोज किया गया उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ एक इस्लामिक रिपब्लिक आया। अमेरिकन्स इंटरेस्टेड नहीं थे। अमेरिकन्स इसलिए थे क्योंकि वो पहलवी के साथ थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है ऑयल और गैस का जो भंडार है वो ईरान में है। तो पहलवी के साथ थे वो, और उसमें उन्होंने वहाँ पे कू भी कराई थी 1953 में, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फैक्ट ऑफ मैटर इज़ कि जो 79 में जो इस्लामिक रिपब्लिक आया वो अमेरिका की मर्ज़ी से नहीं आया। उसके बाद जो ईरान के एसेट्स थे वो अमेरिका के पास नहीं थे, तो अमेरिका एक अलग उसमें नाराज़ हो गया और वो अपना एक लड़ाई मारने लगा। और ये इस्लामिक रिपब्लिक भी कह रहे थे कि हमारे सारे मुश्किलों की जड़ तो अमेरिका है। जी। पिछले जो 47-48 साल में अपनी वर्चस्व इस्लामिक वर्ल्ड में बनाने के लिए, पैलेस्टीनियन को सपोर्ट करने के लिए, इन्होंने क्या किया, ईरान ने कुछ जो आतंकवादी संगठन थे, नॉन स्टेट एक्टर्स, आतंकवादी ना भी बोलो, नॉन स्टेट एक्टर्स, जी। 3 एच। एक हूटी जो लाल सागर के एरिया में है, जो कि यमन में बेस्ड है। अगर आप नक्शा देखो तो यमन सबसे नीचे, जो सऊदी अरेबिया के नीचे यमन है, ओमान है, और ऊपर जाके यूएई है, उसके आगे मतलब एंड में कुवैत है, बीच में कटार और बहरीन भी है। जी।
तो वो पूरा जो पर्शियन गल्फ वाला है, हुँ, तो वो जो है एक उन्होंने हूती बनाया जो स्टॉन स्टेट एक्टर है। दूसरा उन्होंने पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करने के लिए हमास बनाया, हुँ, जो कि वेस्ट बैंक और गाज़ा, स्पेशली गाज़ा में वो पैलेस्टीनियंस के साथ थे। तीसरा उन्होंने हिजबुल्लाह बनाया, जो इज़राइल के एकदम ऊपर जो नॉर्थ में एक देश है लेबनान, हुँ, लेबनान में वो ऑपरेटिव हैं। तो इज़राइल को तीनों तरफ से घेरने की कोशिश की ईरान ने। एक और चीज़ जो गौर करने वाली है कि एक तो ये इस्लाम की लड़ाई है, इस्लाम वर्सेस जो अपना यहूदी। यहूदी और मुस्लिम्स के बीच की लड़ाई है। हुँ, दूसरी रिसोर्सेज़ की लड़ाई है। ओके। रिसोर्सेज़ ही कैसे कि जो दुनिया भर का तकरीबन 40% हुँ, ऑयल एंड गैस का एसेट्स वो पर्शियन गल्फ के आजू-बाजू में है। जी, इसीलिए यूएस भी इंटरेस्टेड है। यूएस इंटरेस्टेड था। आज की तारीख में यूएस के पास अपना है गैस, क्योंकि शेल गैस का इजाद हो गया, क्योंकि अमेरिका ने बहुत सोच समझ के काम किया। उन्होंने रशिया से 20वीं शताब्दी के शुरू में अलास्का खरीद लिया, जहाँ की शेल काफ़ी है, तो शेल गैस हुँ, वो है, एक अलग चीज़ है, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन इस इलाके में जो था ये रिसोर्सेज़ की भी लड़ाई थी। जी। तो ये जो लड़ाई थी अमेरिका इसमें कब्ज़ा करना चाहता था। इज़राइल का क्या ऑब्जेक्टिव है कि जब तुम कह रहे हो कि तो हमें जीने का हक नहीं, तो तुमको कौन-सा जीने का हक है? हम तुम्हें खत्म कर देंगे। तो वो अपनी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई है कि इज़राइल लड़ रहा है। जी, ईरान एक वर्चस्व चाहता है, ईरान चाहता है। अच्छा, ईरान के साथ इन्होंने क्या किया कि जो 47 साल में जो अमेरिका ने किया, क्योंकि हमास को ये सपोर्ट कर रहे हैं, हिजबुल्लाह को ये सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि एंटी इज़राइल है, तो इज़राइल और ईरान की लड़ाई है। पहले जब पहलवी थे तब नहीं थी ये लड़ाई। ये इस्लामिक रिपब्लिक आने के बाद है, क्योंकि वो वर्चस्व की लड़ाई जो हमने बोली ना इस्लाम के क्षेत्र में, तो वो इस्लामिक रिपब्लिक से शुरू हुई। अब ये अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है कि एक तो वो चाहते हैं कि भाई ये इस्लामिक जो रिपब्लिक है, ये हमारे खिलाफ है, जी, तो इसमें यहाँ पे सत्ता ही बदल देनी चाहिए। पहले भी वो ईरान में कर चुके हैं, जो 1953 का जो मैंने बोला, एक मोहम्मद मोसादेक थे, हुँ, वो अमेरिका के खिलाफ थे, तो उन्होंने उनके सीआईए ने कू करके उनको ही उड़वा दिया, भगा दिया वहाँ से। उनके बदले में पहलवी खुद आ गए। तो ये 3 के अगर तुम देखो, 3 के अलग-अलग इंटरेस्ट हैं। इज़राइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है जी, और वो कहता है कि या तो मैं या तुम, तो हम तुम्हारे जो तुम हूती को, हमास को, हिजबुल्लाह को हम ख़त्म कर देंगे और साथ ही तुमको भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि तुम तो असली, जिसको कहते हैं कि सांप को दूध पिलाया जा रहा है, तुम्हारी तरफ से ही पिलाया जा रहा है। ईरान कहता है जी मैं तुमको नहीं जीने दूँगा, उनका ये ऑब्जेक्टिव है। जी, अमेरिका का इंटरेस्ट ये था कि रिसोर्सेज़ पे, और ये रिजीम हट जाएगी तो फिर से हमारे पास रिसोर्सेज़ आ जाएँगे। इसीलिए यूएस हमेशा डेमोक्रेसी की बात करता है। डेमोक्रेसी की ऐसा है, एक वेस्टर्न डेमोक्रेसी की वो बात करता है, जी, वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अगर देखा जाए एशिया वगैरह में ये इतना मुफ़ीद नहीं है। हमारे यहाँ आज भी आप देखो कि किसी भी देश में देखो, वहाँ पे एक डेमोक्रेसी जहाँ है भी एशिया में, वहाँ पे भी वो एक दूसरे फॉर्म में है कि भई हमारे यहाँ भी है कि पार्टीज़ जो हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं, हुँ, सब घर की पार्टियाँ हैं। सही बात। जो बड़ी पार्टियाँ हैं उनमें भी जो है बाप के बाद बेटा। हुँ, ये तो एशिया का जो ओरिएंटल दिमाग है, ये सोचने का ढंग ही इसका अलग है। जी, तो वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कितनी हमारे यहाँ वैलिड है, ये एक अपने आप में प्रश्न है। लेकिन अमेरिका का ये इंटरेस्ट है। तो इसकी वजह से ये पूरी जो ये तीनों की लड़ाई है। और ईरान जो सर यूएस को जो धमका पा रहा है उसका मेन रीज़न एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है, जी, ये एक, अगर आप नक्शा देखो तो जो अरेबियन पेनिनसुला है, उसके ईस्ट में एक है जिसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ, कि ये समुद्र अंदर गया हुआ है। हुँ, वो कहाँ से घुसता है? ओमान के पास से घुसता है, तो पहले ओमान की खाड़ी आती है, उसके बाद जो है फ़ारस की खाड़ी है, जिसको पर्शियन गल्फ बोलते हैं, जो अरब उसको अरेबियन गल्फ बोलते हैं। उसमें एक ऊपर एक चोंच है, चोंच की वजह से क्या है, जिसको हॉर्मूज़ है वो, जी, वहाँ करीब 33 किलोमीटर का सिर्फ़ समुद्र रह जाता है। हुँ, हुँ, उसके ईस्ट में कौन है? ईरान है, और वेस्ट में कौन है? अरेबियन पेनिनसुला है। तो ये जो है ये पर्शियन गल्फ है। दूसरी तरफ इसके ये है लाल सागर।
हम्म, लाल सागर, उसमें नीचे जाके एक गल्फ ऑफ एडन है, जैसे ये होर्मुज है वहाँ एक है, इसको बोलते हैं बाबल मंडप, तो वहाँ पे है। तो अगर इन दोनों को चोक किया जाए तो आप सब जो दुनिया भर का तेल और गैस यहाँ से जा रही है। जो पर्शियन गल्फ है उसके दोनों तरफ जो है असली, जो या तो समुद्र में गैस और तेल है या समुद्र के एकदम नजदीक गैस और तेल है। ठीक है, जैसे ईरान का जो है वो पार्स वाली वहाँ पे वो ऑफशोर है, वो तो समुद्र के अंदर है। जितने देश हैं ये, चाहे ओमान हो, चाहे यूएई हो, चाहे वो कटार हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो कुवैत हो, ये इधर आ गए। और सऊदी अरेबिया, इनके पास ऑयल है, उधर ईरान के पास है। तो रिसोर्स है वहाँ पे। तो रिसोर्स के लिए कौन मालिक होगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी बैठ, जिसके हाँ, कंट्रोल में है वो उसका मालिक। तो पहले पहले ये सारी चीजें कौन काबू करता था? ब्रिटेन करता था। जी। फिर ब्रिटेन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो एक तरह से उनका सूर्यास्त हो गया, हम्म, तो उसके बाद अमेरिका इस जगह आ गया। तो सोवियत यूनियन ने भी अपने बीच में कुछ घुसने की कोशिश की, सोवियत यूनियन टूट गया। रशिया है तो रशिया सीरिया वीरिया के थ्रू कोशिश कर रहा था, लेकिन असली वर्चस्व जो है उसमें अमेरिका का था। जी। अमेरिका के इंटरेस्ट भी बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि भाई ये जो है छोटे-छोटे भी देश हैं इसमें, कुछ एक सऊदी अरेबिया बड़ा देश है जो अरब देश की साइड में है, बाकी सब छोटे-छोटे देश हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तुमको, उधर ईरान, कि हम तुमको तुम्हारी देखभाल करेंगे। हम्म, मैं इस गली का दादा हूँ, हम्म, तो भाई हमारे तुम पैर दबाओ, हमारे हमारी मालिश करो, हमारी भांग पीसो, हमारे लंगोट धो, तो हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। वो लंगोट धोना, पैर दबाना वो क्या है? हमको ऑयल दो। जी। अच्छा, इनके पास और तो कुछ पैदा नहीं होता। अरब साइड में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होता। जी। ईरान में भी कम है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है। जो राशन खरीदना है वो पेट्रो डॉलर में होगा। तो क्या जो आप तेल निकालोगे, जो आपके यहाँ से तेल निकला आपने बेचा, हम्म, तो डॉलर में बेचा, तो अमेरिका को डॉलर का फ़ायदा हुआ। उसके अलावा वहाँ तक जो पानी बना रहे हो, वहाँ पानी भी नहीं है। अरब पेनिनसुला में तो पानी भी नहीं। तो करीब 400 करीब डिसैलिनेशन प्लांट है जिनसे पानी बनता है। हम्म, तो जो आप ऑयल निकाल के कर रहे हो, लेकिन उसके लिए जो खर्चा कर रहे हो वो डॉलर में कर रहे हो, तो अमेरिका को फ़ायदा हो रहा है। तो ये जो है ये अरब देश उस पे पूरी तरह से डिपेंडेंट। निर्भर है। तो ये सारे देश कुछ साल में, पिछले कुछ सालों में, जैसे यूएई है, जो एक यूफेमिज्म एक तरह से बोला जाए कि दुबई की बात करते हैं। दुबई, अबू धाबी, खान अल खाना, यजमान, फुजेरा, शारजा, ये उनका एक समूह बन गया है। उसको यूएई बोलते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो उनके पास क्या है, उन्होंने अपना कुछ ट्रेडिंग भी शुरू की है। हम्म, तो वो एक ट्रेड का बहुत बड़ा ट्रेड और टूरिज्म का सेंटर बन गया है। तो उनका थोड़ा ऑयल पे डिपेंडेंस कम हो गई है, लेकिन फिर भी है। सऊदी अरेबिया वगैरह की इकोनॉमी एसेंशियली जो है वो ऑयल। इसी ऑयल और गैस पे है। तो ये इससे अमेरिका को फ़ायदा मिलता है। तो अमेरिका, अच्छा, उधर जब तक पहलवी थे हम्म, तो अमेरिका ईरान के साथ भी था। पहलवी के जाने की वजह से इस्लामिक रिपब्लिक आ गया, तो ईरान उनके अब सुन नहीं रहा। हम्म, तो इसलिए उन्होंने उन पे सैंक्शन भी लगाए। फिर उन्होंने P5+1 कि भाई मतलब जैसे अमेरिका की आदत है, भाई आप कुछ भी बोलो ना, मैं कहने लगूँ कि मैंने देखा है तुम्हारे पास छुरा जी। है नहीं है, ये मतलब ये माने ना माने, मैं तो कहता हूँ, मैं इस गली का दादा हूँ, तो मैं कहता हूँ तुम्हारे पास छुरा है, तुम मुझे मारने के लिए तैयार हो। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पूरे मोहल्ले वालों को कहता हूँ कि प्रशांत से दूर रहो। तो वो ईरान के साथ उन्होंने किया। 2015 में जो एक बाराक ओबामा के टाइम में एक पैक्ट हुआ था कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं। हालाँकि पहलवी के टाइम पे ईरान ने एनपीटी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में साइन की थी। लेकिन आज की तारीख में उसकी कोई वैलिडिटी नहीं। उन्होंने कहा कि हम अपना करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तुम उस पे सैंक्शन लगा दिए, वो ऑयल नहीं बेच सकता, तो वो कहता मैं क्या करूँ? मैं न्यूक्लियर से एनर्जी बनाऊँगा। लेकिन अमेरिका कहता है नहीं, तुम एनर्जी नहीं बना, तुम तो बम बना रहे हो। क्योंकि वो धमकी भी देता है ना, ईरान बीच-बीच में धमकी भी देता रहता है। अटैक करके उसने वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उनको भी मारा। हमारा है, वो पहले भी मारा है, अमेरिका ने पहले भी सीआईए ऑपरेशंस में मारे गए हैं। वो एक अलग कहानी है, अपनी उनकी चलती है। सर क्या छुरा है? न्यूक्लियर वेपन है? अभी तक तो नहीं है, अभी तक क्योंकि तो नहीं वॉर है। के बीच में भूकंप आ गया ईरान में। हाँ, ये कहते हैं कि उसमें यह है कि, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो इन्होंने बहुत सोच समझ के किया था, कि जो पिछले जून में किया था, हम्म, उन्होंने
बंकर बस्टर्स मार के जो फार्डो, नतान्स, इस्फहान, उस एरिया में जहाँ वो बोल रहे थे कि इनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उन पे हमला करके कि हमने उनको डिस्ट्रॉय किया। जी। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ईरान ने पहले से तैयारी कर रखी थी। तो जहाँ तक रिकॉर्ड के हिसाब से आईएए का कहना है, उनके पास करीब 60% वो इनरिच हुआ है। वेपन ग्रेड के लिए 90% चाहिए। तो अभी के इस बार के अटैक में जो एरियल अटैक हुए हैं, उनमें से बहुत से ऐसी फैसिलिटीज़ बर्बाद कर दी, जैसे सेंट्रीफ्यूज वगैरह हैं, जिसमें कि वो और ज़्यादा उनको एनरिच कर पाए। एनरिच कर पाए, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो जहाँ तक मतलब ये क्वेश्चन जो है डाउटफुल है। आप जो कह रहे हो सकता है हो इसके बारे में, लेकिन कोई एविडेंस नहीं है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन आ गया है। आयतुल्लाह खamenei को मार दिया गया, उसके साथ-साथ उनकी पूरी लीडर्स को ख़त्म कर दिया गया। जब एक पूरी लीडरशिप ख़त्म हो जाती है, उसके बाद भी ईरान इतनी पावरफुल तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। अब इसमें हमें एक ईरान की स्ट्रैटेजी समझने की ज़रूरत जी। है। जहाँ तक ईरान का प्रश्न है, उनको पहले से मालूम है कि वो अमेरिका के साथ नहीं लड़ सकते। ना उनके पास इतने रिसोर्सेज़ हैं, ना उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी नहीं है तो क्या वो अमेरिका में जाकर के हमला कर सकते हैं? यहाँ से मिसाइल मार के तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ये उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम जो हैं 2-3 लेवल पे काम कर रहे हैं। पहला लेवल क्या है कि हम जो अमेरिका का सपोर्ट बेस है उसको हम समाप्त करेंगे। तो इसलिए देखो उनकी पूरी जो मिसाइल की और ड्रोन की लड़ाई है वो कहाँ से चल रही है? चाहे वो सऊदी अरेबिया को, चाहे यूएई को, चाहे कटार को, चाहे बहरीन को, चाहे कुवैत को, चाहे ओमान को, इनको डिस्ट्रॉय कर रहे इन्हीं हैं, को टारगेट कर रहा है। इनको टारगेट कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब सद्दाम हुसैन मारे गए, हुँ। तो इनको पता चल गया कि भाई अगर जैसे इराक में क्या हुआ था कि जब लीडर चला गया, तो कुछ भी हो सकता है। तो अब उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं? उनका हम एक ऐसी तरकीब बनाते हैं कि लीडर और नो लीडर हमारी ताकत मजबूत रहे। जी। और दूसरा इसमें एक और चीज़ है कि एक सिविलाइजेशन होती है। ईरान की सिविलाइजेशन जो है उसका इतिहास करीब 4000 साल से पुराना है। साइरस के टाइम से है वो। तो अगर ये है उनका इतिहास, तो जो जो सिविलाइजेशन, जैसे भारतवर्ष में हम लोग क्या घमंड करते हैं कि वेदों की हमारी सभ्यता है, तो ये सबसे पुरानी सभ्यताएं जो होती हैं उनमें एक अपना एक इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ होती है। हुँ। तो जो तो उन्होंने आप लीडरशिप भी खत्म करोगे तो नई लीडरशिप आने की कोशिश, तो उन्होंने ईरान ने क्या उसमें कोशिश किया कि हमारी एक ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमारी अगर लीडरशिप चली भी जाए तब भी काम हमारा चलता रहे, जिसको एक तरह से बोलते हैं कि एक उन्होंने मोजाइक स्ट्रैटेजी बनाई। 31 उनके प्रांत हैं। उन्होंने एक IRGC बनाया भी, इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड कोर बना दी। उनके पास, सबके पास ये एक आदेश है कि अगर आपको आदेश नहीं मिलता है तो आप उस हालत में क्या करोगे? तो स्टार्ट स्विच है उनके पास, स्टॉप स्विच नहीं है। लड़ाई कब बंद करना उनको नहीं पता है। जी। वो लड़ते रहेंगे। जब तक मिसाइल है तब तक लड़ते रहेंगे, जब मिसाइल नहीं हुआ तो एसिमेट्रिक वॉर, जिसको कि हमारी भाषा में बोलते हैं कि जो ग्रे ज़ोन वॉरफेयर या क्या बोले, आतंकवाद की घटनाएँ करने लगेंगे। उनके स्लीपर सेल दुनिया भर में हो जाएँगे, तो वो लड़ाई बंद नहीं होगी। जी। तो ये एक उन्होंने की तरकीब बनाई। इज़राइल और अमेरिका ने कहा कि हम उनकी लीडरशिप खत्म कर दें। वो उसी सद्दाम हुसैन वाले इस एरा में जी रहे थे कि अपने आप रिजीम, उसके पहले दिखा भी था कि ईरान में माइसा अमीनी के बाद जो 2022 में हुआ था, तब से ये शुरू हो गया था कि भैया डेथ टू खमेनी, चेंज रिजीम की ज़रूरत है। ये बातें कर रहे थे लोग। वहाँ आपने देखा होगा कि दिसंबर से वहाँ दंगे भी शुरू हो गए थे। हुँ। बहुत प्रदर्शन हो रहे थे। तो ये इनको लगा कि भई ये बहुत अच्छा समय है कि अगर हम खोमेनी को ख़त्म कर दें, तो हम मतलब दूसरा नई सत्ता में कोई आएगा और उससे हम बातचीत कर सकेंगे। हुँ। लेकिन हुआ ईरान में इसका उल्टा, वो सिविलाइज़ेशन वाली बात, जी। कि आपने उनके लीडर को मारा, तो वो लीडरशिप जो जिसके कि आप खिलाफ थे, अब आपके एक राष्ट्रीय जो घमंड है, वो जग उस गया। पे चोट लगी। जी। तो ये जो है, ईरान ने ये स्ट्रैटेजी सोच के रखी थी। अच्छा, तीसरा उन्होंने क्या कहा कि भई जो एडी सिस्टम है, इज़राइल का, अमेरिका का बहुत स्ट्रॉन्ग है। इज़राइल के पास क्या है? आयरन डोम है। जी। 70 किलोमीटर के अंदर कोई मिसाइल आएगी तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
उसके आगे होगी तो डेविड स्लिंग है, वो 300 किलोमीटर तक। उसके आगे होगा तो एरो वन जो है, उनके पास पूरा वो सिस्टम है। तो ईरान ने क्या सोचा कि मान लो अगर हम करेंगे तो ये हमारा मिसाइल पकड़ी जाएगी। तो उन्होंने इस पे 3 ढंग से काम शुरू किया। पहला ढंग तो ये कि चीन के साथ या किसी के साथ मिलके उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई जो कि 15 मैक की रफ्तार से चलती है। वो उसको कोई रिडार-विडार पकड़ ही नहीं सकता। तो जो फतेह 1 और फतेह 2 उनकी मिसाइल हैं, वो इन जो ये इन्होंने इज़राइल का ये डिफेंस सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको नहीं पकड़ पा रहे। तो जब वो चलाते हैं तो वो सीधे तेल अवीव में, हैफा में, यरूशलेम में जहाँ चाहता है गिरती है। दूसरा उन्होंने क्या किया कि भाई अगर हम क्लस्टर बॉम्ब यूज़ करें, मतलब मिसाइल के साथ क्लस्टर बॉम्ब लगाएं, तो क्लस्टर बॉम्ब से जो है वो हज़ारों 5-5 एक आपने जैसे 500 किलो किलो की आपने एक मिसाइल दागी, उसमें वॉरहेड 500 का है। तो उसमें क्या होगा 40, 50, 100, 400 तक बॉम्बलेट होंगे 4-4, 5-5 किलो के। तो कितना पकड़ोगे? आयरन डोम कितना पकड़ेगा? सही बात है। कुछ तो उसमें से निकल जाएँगे ना, तो आपका धमाका कर सकते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने ये अपनाई, ठीक है ना? क्वालिटी बेटर नहीं होना बट क्वांटिटी में उन्होंने अटैक किया। तीसरा उन्होंने क्या किया, ड्रोन जो उनका शाहिद 136 ड्रोन है या मुहाजिर 6 ड्रोन है, ये जो ड्रोन है, इनका जो होता है क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा होता है, तो रडार पे पकड़ में नहीं आएगा। तो ये इन्होंने तीसरी तरकीब ने अपनाई। फिर उन्होंने कहा जो अमेरिका से हम कैसे डील करेंगे? ये तो इज़राइल से कर लेंगे। अच्छा उधर वो है हिजबुल्लाह भी ये करेगा, हूटी भी यही करेगा, हमास भी यही करेगा, तो आपके खिलाफ वहाँ पे भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, वहाँ से भी वो रॉकेट पे रॉकेट दागते जाएँगे। अब कितने रॉकेट मतलब वो मतलब एक बहुत ही उल्टा-पुल्टा मैं उदाहरण दे रहा हूँ। हर घर से जो इसको हर घर से गोली चलेगी तो हाँ, तो आप कितनों को रोक पाओगे? तो ये तो हुआ। अमेरिका का क्या है कि जो उनके जो बड़े शिप थे, चाहे जेराल्ड फोर्ड हो, चाहे अब्राहम लिंकन हो, जो युद्धपोत वो वाले हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर जी। दुनिया के सबसे बड़े। उनके जो सपोर्ट शिप्स हैं, उनके पास एडी सिस्टम्स हैं, चाहे वो पेट्रियट हो, चाहे थार्ड हो। अगर हम इनको चुकवा दें, मतलब ये फायर कर दें, तो इनको फिर से लोड करने के लिए किसी बंदरगाह पे जाना पड़ेगा। जी। अब पर्शियन गल्फ में तो कोई बंदरगाह बचा नहीं। आप सब पे अटैक कर दिया, सबको तोड़-फोड़ डाल रहे हो, तो इनको कहीं भाग के जाना पड़ेगा। कहाँ जाएँगे? अगर नेटो साथ नहीं देता, ये यूरोप नहीं जा सकते, तो इनको सीधे अमेरिका वापस जाना पड़ेगा। तो उतनी देर लड़ाई जो है वो स्टॉप कर ये इनको अमेरिका का जो है तो अमेरिका के खिलाफ एक उसकी दूसरी स्ट्रैटेजी है और इज़राइल के खिलाफ एक दूसरी स्ट्रैटेजी है। तो ये बात ज़रूर है कि उनके अंदर भी जो हैं जयचंद हैं, जयचंद और मीर जाफ़र हैं, क्योंकि तभी उसको इतनी पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन होती कि चाहे खोमेनी को मारा है उसने या पूरी उनकी लीडरशिप को पहले मार दिया, अभी अली लारज़ानी को मार दिया, उसके बाद कातिब को मार दिया, उसके बाद मतलब जितने भी लीडर आते जा रहे हैं, चाहे शेमकानी हैं जो उनके जो लीडर थे, जिसके भी नए सुप्रीमो जो बनाए गए उनको भी सुनाई चोट पड़ रहा है लगी कि चोट चोट लग गई लगी है। चोट लगी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक जो है ये एक अलग पॉलिसी थी। इसमें जो फिर उसने कहा कि अगर हम तीसरी एक पॉलिसी जो उसने लगाई तो ये अमेरिका और इज़राइल के खिलाफ है। तीसरा उसने कहा इनको अगर हमें डिस्क्रेडिट करना है कि हम दुनिया भर का हम ऑयल बंद कर दें, गैस बंद कर दें, तो दुनिया बोलने लगेगी अरे भाई क्या कर रहे हो? क्यों हमको मरवा रहे हो? एक दबाव बनाएगी। तो उन्होंने कहा हम हॉर्मोज़ को बंद कर देंगे। हॉर्मोज़ को उन्होंने बंद करने में उसने कहा कि हम सिर्फ़ उन जहाज़ों को जाने देंगे जो हमारे दुश्मन नहीं है या दुश्मन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब मसूद पेज़ेशिकन से या अब्बास अरगची से बात की भारतवर्ष ने, तो हमारे 2 नंदा देवी और जो दूसरा शिप था, वो आ गए जी। गैस लेके और अभी भी हमारे करीब 3 लाख टन गैस फँसी हुई है वहाँ पे।
6 शिप हैं ऐसे और एक एलएनजी का भी फँसा हुआ है। तो उसके लिए बातचीत हो रही, तो हमको वो दे रहे हैं परमिशन, औरों को वो नहीं दे रहे हैं। इंडिया और चाइना को। हाँ, है चाइना को दे रहे हैं क्योंकि चाइना के साथ तो ईरान का एक पैक्ट भी है। 2021 का एक पैक्ट है जिसमें कि उन्होंने बोला था कि हम $400 बिलियन हम तुम्हारे इन्वेस्ट करेंगे, ये चाइना ने बोला था। और इन्होंने कहा था कि हम अगले 25 साल तक आपको कंसेशनल ऑयल और गैस देंगे। तो वो एक अलग चीज़ चल रही है। तो अभी ये जो है ना, तुम डाटा और हम पात-पात, तो अब ये हुआ जो उनकी सबसे बड़ी गैस जो है पार्स, कल की तारीख में उस पे अटैक होने लगा। अमेरिकन्स और इज़राइल ने उसको डिस्ट्रॉय करने, अभी तक उन्होंने एक खड़ग आइलैंड पे जो जहाँ से ऑयल लोड होता था वो किया। लेकिन अब उन्होंने जो उनका गैस फील्ड को ही डिस्ट्रॉय, क्योंकि अगर गैस फील्ड को वो जो है कटार के साथ कॉमन है। अगर तुमने किया तो कटार का भी तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन आज अबकी से, क्योंकि इज़राइल को कुछ लेना-देना नहीं है कि कटार जाए भाड़ में। अमेरिका भले ही उसका करे तो कि इज़राइल कहता है, तो इज़राइल ने उस पे बॉम्बिंग की है। अभी जो इतने सारे सऊदी अरेबिया में भी डिस्ट्रॉय हुए, रिफ़ॉर्म करने में भी दोबारा ये सब खत्म भी हो गया तो बनाने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो यही तो ईरान की पॉलिसी है ना, कि भाई हम इनको इतना, वो कहते हैं कि तुम क्यों अमेरिका का साथ दे रहे हो? हुँ, एक इसमें आपको याद होगा कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, मसूद पेज़ेशकिन, उन्होंने एक वो वक्तव्य भी दिया था कि भाई हम आपसे माफ़ी माँगते हैं कि अगर आपका कोई कोलैटरल डैमेज हो रहा, हम आपको नहीं डिस्ट्रॉय करना चाहते, हम आपके वो जगहों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जहाँ जो अमेरिकन आपने यूएस को बेसेस दे हैं, रखा है। बेस दे रहे हैं। इस पूरे वॉर में सर इंडिया का क्या पोज़ीशन है? इंडिया को क्या लॉस हो रहा है? हमारा दोस्त है ईरान भी, वहाँ से ऑयल परचेज़ करते हैं, यूएस से हम लोग ट्रेड करते हैं, तो इंडिया का अपना क्या लॉस हो रहा है और इंडिया का अपना क्या पोज़ीशन है? देखिए, इंडिया के अपने इंटरेस्ट इन तीनों के साथ समझिए, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। जी, पहला इंटरेस्ट ये है, सबसे बड़ी डिपेंडेंस जो है वो गैस की है। जी। बाकी का ऑयल हमको रशिया से भी मिल रहा है और जगहों से भी मिल रहा है, क्योंकि हमने पिछले कुछ स साल में करीब 40 देशों से अब हमारे यहाँ ऑयल आता है। जी, तो हम पूरी तरह से इन पे डिपेंडेंट नहीं हैं। हमारे पास करीब जिसको कहा जाए कि 65 से 70 दिन का ऑयल का हमारे पास रिज़र्व है। हिसाब-किताब है। क्योंकि एक स्ट्रैटेजिक ऑयल रिज़र्व है करीब 9.5 दिन का, और बाकी जो है ट्रेड में करीब 55 दिन का है। तो 10 + 55 65 दिन हो गए, तो 55 से 70 दिन का आपके पास ऑयल, क्रूड ऑयल है। उसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी आपके पास है। यहाँ तक गैस का प्रश्न है, कटार से आपका ऑलमोस्ट 40% गैस आती है। जी, और हमारी गैस पे जो डिपेंडेंस है, जो इम्पोर्ट पे, वो करीब 60% है। हमारा जो अपना इंडिजिनस प्रोडक्शन है, हुँ, मतलब अपने देश में जो पैदा होता है, करीब 40% से ज़्यादा हम गैस नहीं पैदा कर पा रहे हैं। तो गैस पे हमारी डिपेंडेंस है वहाँ पे। जी, इसके अलावा करीब 1 करोड़ हमारे भारतीय मूल के लोग जो अरब देशों में हैं। च ईरान में कम है, करीब 90 7,000 के करीब थे। हुँ, 7 या 9,000 ऐसे कोई एक फिगर है, आई डोंट रिमेंबर द एग्ज़ैक्ट फिगर, कि 7,000 है या 9,000 ऐसा कुछ है। जी, लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन वो स्टूडेंट्स हैं। हुँ, चाहे वो शिया सेमिनरीज़ में पढ़ने वाले जो हैं, लखनऊ, हैदराबाद यहाँ से जो गए हुए लोग हैं, या जो मेडिकल में जो वहाँ पे इंजीनियरिंग में पढ़ने के लिए कुछ लोग गए हुए हैं, तो वो हैं ईरान में। हाँ, लेकिन यहाँ 1 करोड़ लोग हैं। 1 करोड़ से आपको जो है रेमिटेंस भी आती है। 1 करोड़ से रेमिटेंस भी आती है। दूसरा, आपकी डिपेंडेंस है सऊदी अरेबिया पे। तीसरा, आपका अरब में क्या एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट क्या है, अरब, ईरान दोनों जगह। अगर ये आपके खिलाफ हैं, तो पाकिस्तान को सपोर्ट मिलता है। ये पाकिस्तान को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि अगर आप सऊदी अरेबिया आपके साथ नहीं है और आपके खिलाफ हो जाता है, तो उसके पास पैसा, वो आपको याद होगा पहले क्या होता है, भारतवर्ष में इस्लाम को फैलाने के लिए, जो आतंकवादियों को समर्थन देने के लिए वो पैसा दे रहा था। जी, आज की तारीख में नहीं दे रहा है। यूएई में आपका बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, तो यूएई भी आपके साथ है। पता है, जिस देश में इस्लामिक देश में उन्होंने अब परमिशन दे दी कि मंदिर बना लो। सही बात है। अरब अगर आपके, जो हमारा इंटरेस्ट है, हमारे लोग वहाँ पे, हमारा इंटरेस्ट है, हमारा इसका इंटरेस्ट है जो ऑयल एंड गैस का। जी, ईरान के साथ हमारा क्या सबसे बड़ा इंटरेस्ट क्या है, कि एक तो चाबहार जो पोर्ट है, चाबहार से अगर आप देखो, चाबहार एक इसमें ऐसा है,
हमारा क्या है कि जो इस अफ़गानिस्तान से पहले संबंध था वो ट्रेड रूट जो था पाकिस्तान के थ्रू था। जी। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान से आज हमारे संबंध अच्छे नहीं तो हमको एक दूसरा रास्ता ढूँढना पड़ा। तो चाबहार पोर्ट जो ईरान में है, पर्शियन गल्फ में है, वहाँ से ज़ाहिदान जो ईरान में ही है और उससे आप कहाँ पहुँचते हो बॉर्डर पे, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे एक जगह है ज़रंश। जी। तो ज़रंश एंड ज़रंश से ऊपर जाते हो नॉर्थ में दिलरम एंड दिलरम के बाद आप कहाँ चले जाते हो? ताजिकिस्तान होते हुए रशिया में। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। तो एक तो ये जो आप अफ़गानिस्तान के साथ आपका ट्रेड हो ज़रूरी और जो ज़रूरी है क्योंकि अफ़गानिस्तान को भी आप पाकिस्तान से दूर रखना चाहते हो। जी। तो यहाँ के थ्रू आप उनको एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है ना? तो चाबहार की बड़ी सेंट्रैलिटी बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए है जी। और आप रशिया जाने के लिए रशिया का भी नुकसान हो जाएगा अगर चाबहार बंद होता है। जी। तो आईएनएसटीसी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ईरान का इम्पोर्टेंस हमारे इसमें ये है। तो जहाँ तक डिपेंडेंस है, ये दोनों पे है। अरब देशों पे भी है, इसके अलावा अमेरिका को हम क्या नाराज़ कर सकते हैं? नहीं, जी। क्योंकि करीब $200 बिलियन का ट्रेड उनके साथ भी हमारा है। तो ना तो हम अमेरिका को नाराज़ कर सकते हैं, ना हम अरब को नाराज़ कर सकते हैं, ना ईरान को कर सकते हैं। तो हमको एक ऐसी पॉलिसी लानी है, जिससे कि तीनों के साथ हमारे संबंध बट बने रहें। तो हमने क्या कहा कि भाई ना हम अरब के साथ हैं, ना ईरान के साथ हैं, हम तो शांति के साथ हैं। जी। यही तो हमारी देश की पॉलिसी है कि भाई हम शांति के साथ हैं और हर समस्या का समाधान बातचीत से और डिप्लोमेसी से होना चाहिए। यही हम कह रहे हैं। जी। तो हमारा जो है इसकी वजह से भारत एक अकेला देश तो नहीं मैं कहूँगा लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट देश है, जो कि अरब से भी बात कर रहा है, ईरान से भी बात कर रहा है। ईरान के जो सपोर्ट करने वाले जैसे चाइना है या अब रशिया है, उनसे भी बात कर रहा है। हमारी बातचीत अमेरिका से भी हो रही है, जी। हमारी चीज़ बातचीत अरब से भी हो रही है। तो ये एक पॉलिसी है जिसको कहा जाए टाइट रोप वॉक जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं, कि बहुत हमें सोच समझ के चलना है। दूसरा एक और चीज़ जो है, हमारे देश में ईरान के प्रति संवेदना इसलिए भी है कि हमारे यहाँ एक साइज़ेबल शिया पॉपुलेशन है और शिया जो है, जो अयातुल्ला है, उनको अपने धर्म का सबसे बड़ा गुरु मानते हैं। इसी वजह से प्रोटेस्ट भी हुआ इंडिया में भी कई इंडिया जगह में पे भी बहुत उनका। जगह चाहे आप देखो जैसे कि कश्मीर में भी जो नॉर्थ में एक जगह है राजदान पास है, हुँ। उसके परली तरफ जो है जिसको बोलते हैं गुरेज़ वैली में ज़्यादा शिया हैं। जी। अफ़गानिस्तान के नॉर्थ में भी शिया हैं। तो वो भी जो है उनका भी जो है अगर आपको अफ़गानिस्तान को अपने साथ रखना है तो आप शिया को नाराज़ नहीं कर सकते हो। तो ये एक जो एक धर्म का भी एक हमारे एंगल है और दूसरा जो है जिसको कहा जाए ट्रेड का भी एक एंगल है। जिसकी वजह से ये हमारा जो इंटरेस्ट है इनसे दोनों से बना के रखने का है। ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है और यूएस अगर पीछे हट गया तो उसकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अगर इन फ्यूचर में सेंटर टेबल पे बैठ करके इसको ख़त्म करने की बात आया वॉर को, तो इंडिया भी तो अपना एक, क्योंकि हमारी दोस्ती सबसे है, तो इंडिया एक अहम भूमिका निभा सकता है यहाँ पे। मेरा कहने का मतलब ये है अ, एक वो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में कहावत है, "तू कौन कि मैं खामखा, जी। हमें क्या लेना-देना तुम अपना लड़ते रहो।" जी। या हम कह रहे हैं भाई ना तुम लड़ो ना तुम लड़ो। लेकिन अगर तुम कहते हो आज ये हमारा फैसला करा दो, हुँ। तो हम आएँगे, नहीं तो हमें क्या जाने की ज़रूरत है। सही बात है। हम अपने इंटरेस्ट की बात करनी चाहिए कि भाई हमारा अरब से ये हमारा इंटरेस्ट है ईरान से हमारा ये इंटरेस्ट है। हम अपनी तरफ से बीच में हुमड़-हुमड़ नहीं करेंगे कि हम घुसने लगे कि नहीं जी हम आप में आपस में सुलह कराते हैं। पीछे जो होता है जिसको बैक चैनल डिप्लोमेसी बोलते हैं वो शायद हो रही होगी। हुँ। लेकिन फ्रंट में हमें उसमें बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा अपना मानना ये है, जी। कोई पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बात पाकिस्तान की करें, पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ एक पैक्ट हुआ था कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम आएँगे बचाने, हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो तुम आओगे वो तो टूट गया क्योंकि बचाने। अभी तो कुछ दिख ही नहीं रहा। उसका क्या हुआ? क्योंकि उस टाइम पे ये भी सोचा जा रहा था कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अटैक हुआ, हाँ। तो सऊदी आ जाएगा पाकिस्तान के तरफ।
यही सोच करके मुझे लग रहा है ये पैक्ट साइन हुआ था और आज उल्टा पड़ गया। भाई साउथ ऐसा में है तो ना, अटैक हुआ तो पाकिस्तान जा ही नहीं रहा है। मैं एक पुरानी कहावत है, नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा। तो पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान अपने ही को बचा ले अफगानिस्तान के खिलाफ, जो उसका जो चल रहा है कि वो एक सैंडविच्ड है। एक तरफ अफगानिस्तान उसको धमाके कर रहा है, दूसरी तरफ वो ईस्ट से इंडिया के खिलाफ जो उसके फोर्सेस लगे उनको वो हटा नहीं सकता। तो क्या स्पेयर करेगा? सही बात। सऊदी अरेबिया को क्या बचाने के लिए स्पेयर करेगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा इतने सैनिक दे देगा कि भाई वो जो मोहम्मद बिन सलमान और जो वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं या जो राजा साहब हैं, जो उनके जो सऊदी अरेबिया के है, सऊद फैमिली, उनको लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इससे ज़्यादा पाकिस्तान क्या दे सकता है? तो पाकिस्तान का वो पैक्ट जो है उसका कोई जिसको कहते हैं कि कोई अहमियत नहीं है जी। आज की तारीख में, क्योंकि वो क्या कर सकता है? कहाँ से देगा? वो खुद अपने ही को बचा ले, वो बहुत बड़ी बात है। खुद ही वॉर में फँसा हुआ है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का क्या ये वॉर है, थोड़ा इसके बारे में बताइए? हाँ, क्योंकि ऐसा रूलिंग लाइन को लेकर के हाँ, ऐसा है कि जो अफ़गानिस्तान है, उसमें अलग-अलग कबीले के लोग हैं। जी। कबीला भी क्या बोलें उसको, एथनिसिटी बोला जाए अभी, जैसे कि पठान है। हुँ। पठान को पख्तून बोलते हैं अफ़गानिस्तान में, और यहाँ पश्तून बोलते हैं, लेकिन वो सब पठान हैं। वो सबसे बड़ी वहाँ पे एथनिसिटी है अफ़गानिस्तान में। उसके अलावा ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, हज़ारा हैं, बहुत सारे हैं, जी। छोटे-छोटे, लेकिन जो पठान सबसे बड़े हैं। तो जो राजा ज़्यादातर, क्योंकि वो सबसे बड़ी एथनिसिटी है वहाँ पे, तो इनका वर्चस्व था हमेशा से। जी। तो जो काबुल या गज़नी पहले जो कैपिटल थी, वहाँ पे भी ये पठान जो हैं, ये काबू रखते थे। फिर 1893 में जब ब्रिटिश भारतवर्ष में थे, तो एक उसमें एक पैक्ट हुआ, हुँ। जिसमें ये हुआ कि एक सीमा तय की गई। वो सीमा जो थी, अफ़गानिस्तान, जो उस वक़्त का अफ़गानिस्तान था, उसमें और उस वक़्त का जो ब्रिटिश इंडिया था उसके बीच में, उसको जिसने किया था उनका नाम था सर मॉर्टिमर डूरन। ओके। तो डूरन लाइन एक बनी। ब्रिटिश तो चालाक थे। हुँ। उनके उस वक़्त 2 इंटरेस्ट थे। एक तो अफ़गानिस्तान बहुत मजबूत नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसमें उस वक़्त का जो रूस था, हुँ। रोमनो एम्पायर का, यूएसएसआर। उनका नहीं, यूएसएसआर नहीं था तब तो, ये तो पुरानी बात है। यूएसएसआर तो 1917 के आस-पास कहीं आया। उसके पहले ये तो 1800 की बात है। 20वीं 19वीं शताब्दी की बात है। तो उन्होंने क्या किया कि जो पठानों वाला एरिया था उसको इस तरह से डिवाइड किया कि जो पठान हैं, कुछ ब्रिटिश इंडिया में रह गए, हुँ। जो आजकल फाटा है या खैबर पख्तूनख्वा कहलाता है, जो पाकिस्तान में है। दूसरा हिस्सा था कहाँ पे? जो अफ़गानिस्तान में था। तो तीसरा जिसमें कि बलूचिस्तान से भी बॉर्डर जाता है। तो इस तरह से इन्होंने जो किया, तो जो ड्यूरन लाइन बनी, अब उस वक़्त तो भैया अंग्रेज़ बहादुर मजबूत था। जी। तो जो अब्दुल रहमान उस वक़्त उनके आमिर थे, वो मान गए। भाई अब क्या करें? मतलब कोई आपको धमका रहा है, आपसे ज़्यादा मजबूत है, तो ठीक है, वो मान गए। लेकिन अफ़गानिस्तान ने कभी उस सीमा को ठीक से माना नहीं। ओके। अच्छा, अभी क्या हुआ कि जब आज़ाद है भारतवर्ष हुआ, तो इन्होंने अंग्रेज़ों की लीगेसी ली। जैसे इंडिया ने ली अंग्रेज़ों की लीगेसी, उस तरह पाकिस्तान ने भी ली। उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के बीच का जो सीमा है, वो डूरंड लाइन है। जी। पाकिस्तान कहता है ये लाइन है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। पठान कहते हैं जी क्या बात कर रहे हो? हमारे ब्रदर तो भाई लोग तो उस पार भी हैं, नहीं है। तो हम तो नहीं मानते। जी। तो जब भी अफ़गानिस्तान कमज़ोर होगा, अच्छा, पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में क्या सबसे बड़ा इंटरेस्ट है? स्ट्रैटेजिक डेप्थ, सामरिक, एक जिसको कहा जाए कि अब अगर पाकिस्तान देखो बहुत पतला देश है, हुँ। तो वो कहते हैं कि हमें स्ट्रैटेजिक डेप्थ मिलेगी। वो कहाँ से मिलती है उसको? ईरान से और अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान से।
साउथ में देखा जाए जो बलूचिस्तान के ऑपोजिट है वो ईरान है, और इधर जो है खैबर पख्तूनख्वा के सामने जो है अफगानिस्तान है। तो ये जो चीज़ है जिसकी वजह से डूरेंट लाइन जब भी वहाँ पे अनस्टेबल गवर्नमेंट होगी काबुल में, तब वो डूरेंट लाइन का मसला ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जहाँ गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट आ गई, जो पाकिस्तान चाहता है कि इसको सीमा को आप मान लो, अफगानिस्तान कहता है मैं नहीं मानता, तो उनकी लड़ाई उसकी है। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया है कि पिछले कुछ वर्षों में 21 के बाद से, स्पेशली 21 के बाद से, मतलब पिछले 20 साल से हम कर रहे थे। जब पहला जो तालिबान 1.0 गई थी, उसके जब अमेरिका ने उनको हटाया, या हामिद करज़ाई की गवर्नमेंट आई, अशरफ घनी की गवर्नमेंट आई, तो हम लोग उनको पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट रहा। चाहे कोविड पीरियड में उनको वैक्सीन देना हो, चाहे खाने के लिए राशन देना हो, क्योंकि उनके सारे फीस, जब तालिबान 2.0 आई, तो उन्होंने उनके सारे एसेट्स वगैरह अमेरिका में जिसको कहते हैं कि फ्रीज़ कर दिए थे, तो उनका उसको पैसा ही नहीं था। तो भारतवर्ष ने उनकी मदद की। आज की तारीख में उनको जो सपोर्ट बेस है वो बहुत कुछ भारतवर्ष की तरफ से है, तो भारत का इंटरेस्ट वो है। तो अफ़गान कहते हैं उनकी क्रिकेट टीम, मतलब एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लो, उनकी क्रिकेट टीम तो इंडिया में रहती है। जी। इंडिया वाले उसको सपोर्ट करते हैं। भाई देहरादून में ही तो उनकी टीम थी। इसलिए आज की तारीख में जब पाकिस्तान हारता है तो वहाँ खुशियाँ मनाई जाती हैं अफ़गानिस्तान में, जी। क्योंकि वो उनके साथ नहीं है। फिर पाकिस्तान ने भी उसमें अपना कुछ गड़बड़ी की। उन्होंने गड़बड़ी क्या की कि जो इतने सालों से आ कर के बस गए थे ये पेशावर वगैरह के इलाके में, उनका भागो तुम यहाँ से। जी। जितने अफ़गान थे कहा ये भागो, तो वो भी नाराज़ हैं। तो ये सब के चलते हुए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में सामंजस्य नहीं है। और ये जो है, जो उनको स्ट्रैटेजिक डेप्थ नहीं मिल रही है, वो हमारे इंटरेस्ट में है। बलूचिस्तान में जो गड़बड़ चल रही है, जिसकी वजह से कि ईरान में भी अब उनको नहीं डेप्थ मिली, क्योंकि ईरान का जो बलूचिस्तान के साथ मिलता हुआ इलाका है, वो उसको वो वही बोलते हैं बलूचिस्तान सीस्तान एरिया। तो वहाँ पे भी 71 की लड़ाई में इसी ईरान ने उनको मदद की थी, कि उनके जो एसेट्स थे पाकिस्तान के, वो इंडियन एयरफोर्स से बचने के लिए वहाँ पे थे। लेकिन आज की तारीख में अब वो कहते हैं हम तुम्हें क्यों मदद करें? जब तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हो। तो ये जो बलूचिस्तान, ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वही वो सऊदी अरेबिया की क्या मदद करेगा? हिंदुस्तान से फ़ौज वो हटा नहीं सकता, अफ़गानिस्तान से वो हटा नहीं सकता, फिर क्या करोगे? यूएस ने लैंड अटैक की बात किया था ईरान के ऊपर। अगर यूएस लैंड अटैक करता है ईरान के ऊपर, तो ना चाहते हुए पाकिस्तान को यूएस के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि वही एक ऑप्शन है लैंड अटैक के लिए। पहली चीज़ तो जहाँ तक मेरा अपना असेसमेंट है, अगर आप इतिहास देखो, तो पहले उसके इतिहास के पहले ईरान की ज्योग्राफ़ी देखो। जी। ईरान की ज्योग्राफ़ी आप देखो, नीचे एक पहाड़ की श्रृंखला है ज़ाग्रोस, ऊपर इवोर्स करके है, वो ऊपर है। कैस्पियन उनका क्या है, आगे कैस्पियन सी है नॉर्थ में, इधर उसके नॉर्थ वेस्ट में तुर्की है, बीच में अज़रबैजान है, और इधर आओ तो तुर्कमेनिस्तान है, जो कैस्पियन के आगे। उसके बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान के नीचे जो है उनका जो है समुद्र है, जी। हैं? तो ये जो है और इधर वेस्ट में ईरान है। तो जो ये ईरान का जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो पहाड़ है जी। या उनके यहाँ रेगिस्तान है। हुँ। तो क्या अमेरिका घुसेगा वहाँ पे? क्योंकि अमेरिका बहुत सेंसिटिव है एक चीज़ में, कि उसकी बॉडी बैग्स के। और अब ईरान कोई छोटा देश नहीं है, कोई छोटा देश नहीं है कि मतलब कोई जिसको कहा जाए कि इज़राइल जितना देश हो, या ऐसा बहरीन जैसा हो, या कतार जैसा छोटे-छोटे देश है। ये बहुत बड़ा एरिया है। तो वहाँ पे धमकी देना तो एक बात है, क्या अमेरिका जाएगा? अगर जाएगा तो क्या उसको वियतनाम जैसी स्थिति तो नहीं बन जाएगी? तो ये जहाँ आज तक उनका इतिहास है, 20 साल वो अफ़गानिस्तान में रहे, तालिबान को नहीं ख़त्म कर पाए। भागना पड़ा वापस। आखिर एक दिन उसी तालिबान से जिसको कि उड़ाने थे, उसी से बातचीत करके छोड़ के गए। दोहा राउंड में यही तो हुआ था। जी। दोहा में जो एकॉर्ड हुआ है, तालिबान के ही साथ हुआ है। तो ये जो है, पहली चीज़ तो ये सोचने की ज़रूरत है कि उसकी ज्योग्राफ़ी के चलते क्या ईरान में घुसने की कोशिश करेगा? एंड लड़ाई का अंत वो तब तक नहीं कर सकता जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड ना हो।
जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और सोचने वाली है, क्या अभी आप उसने देखिए कि उसने बोला अपने नेटो के साथियों से या अपने दोस्तों से, जिसमें जापान, चाइना ये भी हैं, जो साउथ कोरिया है, जो नेटो के सदस्य नहीं भी हैं, हुँ। उनसे भी उसने कहा कि भाई ये जो पर्शियन गल्फ में है, अपने जहाज भेजो सुरक्षा देने के लिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकालने के लिए। किसी ने नहीं माना, जी। ना नेटो ने माना, ना इन देशों ने माना। इसका कारण क्या है कि आप जब लड़ाई करने चले, इन लोगों ने कहा भी कि तुमने हमसे पूछ के लड़ाई के लिए गए थे। स्पेन ने बोला ना जी। कि ये तुम्हारी लड़ाई है, हमने तो कहा नहीं। है। पहले क्या होता, या तो यूएन मैंडेटेड होती लड़ाई कि भाई ईरान जो है वो आतंकवादी देश है, तो उसके खिलाफ होना चाहिए। वो उन्होंने नहीं किया, सिर्फ इसराइल और वो मिल करके उन्होंने हमला कर दिया। ना उन्होंने नेटो से पूछा, ना जापान से पूछा, ना साउथ कोरिया से पूछा। तो साउथ कोरिया एक ऐसा देश है, उसने बोला कि हम समीक्षा करेंगे इस निर्णय की कि हमें देनी चाहिए मदद कि नहीं देनी चाहिए। बाकी सबने तो अपफ्रंट मना कर दिया। जो ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका की हो गई है, क्या वो ईरान में घुसेगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। तो जहाँ तक है, और जब तक वो नहीं घुसेगा, लड़ाई का निर्णय इसलिए नहीं, क्योंकि वहाँ पे कौन-सी चीज़ें आती हैं, 2 चीज़ें, सिविलाइज़ेशनल कि भाई वो क्या है, सिंघम का डायलॉग है ना कि ईगो नहीं हर्ट करने का है। जी। आपने खोमेनी और उनकी पूरी लीडरशिप को मार के उनकी ईगो हर्ट कर दी है, तो वो अब एक साथ हो गए हैं। वो तो सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं आखिरी दिन तक हम लड़ते रहेंगे, अभी जितने दिन तक हमारे मिसाइल से हैं वैसे लड़ेंगे, नहीं तो हम फिर। आपको इसमें देखो कि जो उसको सलमान रश्दी, रुहुल्लाह खोमेनी के समय में, मेरे ख्याल है 82 में शायद वो फतवा जारी किया गया था सडानी वर्सेस पे, और जाके अभी 1-2 साल पहले उसको उस पे अटैक हुआ है। हुँ। इतने साल के बाद भी ईरान के दिमाग में, जो उनके लोगों के दिमाग में था, उसकी बेचारे की आँख भी चली गई उस चक्कर में। तो ये जो है, ये लड़ाई कैसे चलेगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या ये ऐसा हो सकता है जैसे रसिया लड़ रहा है 4 साल से यूक्रेन से, क्या पॉसिबल है कि अमेरिका इधर फँस जाए ईरान से 4-5 साल तक युद्ध में? अभी तो फँसा ही हुआ है। निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, कैसे निकलने की कोशिश करता है, कोई कोई डील करे, कोई कुछ करेगा, कुछ अपना बात कर लेगा, देखा जाएगा। ईरान ने बोला कि जी तुमने लड़ाई शुरू की, हम निर्णय करेंगे कि कब ये बंद हो। मतलब रिजीम चेंज नहीं कर पाए। हमने शुरू में आपको बताया ना, 2 अलग-अलग इंटरेस्ट हैं। इज़राइल का इंटरेस्ट है कि भाई ईरान में जितनी लीडरशिप तुम आओगे, हम उसको ठोकते जाएँगे। तुम हमको डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, हम तुमको नहीं पनपने देंगे। अमेरिका का इंटरेस्ट है कि ये रिजीम बदल जाए, फिर पहलवी जैसी रिजीम आ जाए जो वेस्टर्न के साथ है, जी, हजूरी कर। तो जी हज़ूरी करता रहे। वो वहाँ हो नहीं रहा। तो ये एक लड़ाई अलग ही चल रही है। अभी तक हम लोगों ने एक जो बात नहीं की है, वो चीन और रूस की है। जी, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। वो क्यों चाहेंगे कि लड़ाई बंद हो जाए? सही बात है। अमेरिका भी इस अमेरिका ने बहुत सपोर्ट किया यूक्रेन का। हाँ, तो अच्छा, इसमें लड़ाई में आप देखिए, अमेरिका के एक नुकसान हो रहा है, तो एक फ़ायदा हो रहा है। नुकसान ये है कि उनकी इज़्ज़त का फ़ालूदा हो रहा है। जी, फ़ायदा ये है कि उनके हथियार बिक रहे हैं। जो दुनिया के 5 बड़े कंपनी है हथियार बनाने में, वो पाँचों अमेरिकन हैं। जी। तो तुम लड़ो, वो लड़े, मैं लड़ूँ, हथियार तो हथियार तो मेरे ही बिकेंगे, जी, हैं? दूसरा, अगर ये हथियार बिकेंगे, और दूसरा जो है, जो उसको जो फ़ायदा हो रहा है कि जैसे-जैसे ऑयल की और गैस की कीमत बढ़ती जा रही है, तो उसका पहले जो था वो इम्पोर्ट पूरा करता था। आज की तारीख में अमेरिका बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है, हुँ, और वेनेज़ुएला का ऑयल भी उसके हत्थे चढ़ गया है। जब उसके हत्थे चढ़ गया है, तो अब उसके पास तो ऑयल ही ऑयल है। जी। ऑयल की कीमत बढ़ेगी तो उसको तो फ़ायदा होगा। तो मतलब दोनों हाथों में लड्डू हैं। इधर रशिया के हाथों में भी लड्डू हैं, क्योंकि अब उसका जो पहले आप कह रहे थे कि इसके अगेंस्ट हम टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर दे, वो अपना अपना आराम से अपना तेल बेच रहा है। टेंशन खत्म कर दिया। हैं? आप बोल रहे हो कि 1 महीना, कौन सुनता है? हमने तो कभी मना नहीं किया, हम तो अपना लेते रहे। हुँ, आप सैंक्शन लगाते रहे, और आप बोलने को कुछ भी बोलो। तो ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये अपना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन लोग, कोई ज़रूरी नहीं कि हम उनके खिलाफ बोलें, लेकिन हम अपना करते हैं वही है। चीन है, उनके हथियारों की एक तो कलई खुल गई, जी, लेकिन साथ ही उनके अपने फ़ायदे हैं, क्योंकि उनका भी जो है कि अमेरिका चीन के खिलाफ नहीं, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल उसको चाहिए, वहाँ से रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए, वो सिर्फ़ चीन के पास है।
जिस तरीके से यूक्रेन का सपोर्ट किया यूएस ने इतना दिन तक और यूक्रेन युद्ध लड़ता रहा रसिया से, यहाँ ईरान को भी बैक सपोर्ट मिल रहा है किसी कंट्री से? चीन सिम चीन दे रहा है उनको सपोर्ट, चीन और रशिया दे रहे हैं। क्योंकि जितने भी जैसे जो ये इतनी अच्छी टारगेटिंग कर रहे हैं इनकी मिसाइल कैसे कर रही हैं? कहीं से तो डेटा मिलना चाहिए ना, तभी तो आप होम ऑन कर सकते हो। जी। तो पहले क्या था, ये जीपीएस के थ्रू था। जीपीएस अमेरिकन है, तो अमेरिकन तो दे नहीं रहे उसको। तो उन्होंने क्या किया है कि ये चीन के साथ किया हुआ है। बैदू करके जो उनका जो इंटरनेट है, जैसे इंटरनेट है वहाँ बैदू है, तो बैदू के थ्रू उनको डेटा मिलता है एंड जिससे वो कर रहे हैं, तो चीन को मदद कर रहा है। चीन को बहुत से हथियारों की भी मदद कर रहा है। जो लोगों का मानना ये है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल भी जो इन्होंने बनाई है, वो चीन के साथ। चीन की चीन का फ़ायदा एक और भी है हुँ, कि अमेरिका अगर यहाँ घुसा रहेगा तो ताइवान में वो कुछ नहीं कर पाएगा। हुँ। तो अगर कल 2027 में हम ताइवान पे कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे तो अमेरिका कमज़ोर रहेगा कि वहाँ हुँ। पे भी वो कर सके। सर इस वॉर में जैसे यूएस वॉर लड़ रहा है बट वहाँ की जो पब्लिक है वो वॉर के खिलाफ है। तो अगर एक कंट्री की पॉपुलेशन वॉर के खिलाफ है तो वॉर कितना दिन तक लड़ा जा सकता है? जो आज की तारीख में भी जो उसकी रेटिंग है, जो आज सुबह में कहीं देख रहा था, डोनाल्ड ट्रंप की जो रेटिंग है 49%, सॉरी 44 नहीं 49% जी। है एंड 44% लोग जो हैं उसके खिलाफ हैं, ठीक है? 93% हो गए, 7% जो है वो अनडिसाइडेड टाइप है। हुँ, तो ये वहाँ के लोगों का क्या होगा कि अभी जो मिड टर्म इलेक्शन होगा, अभी नवंबर में होना है ना मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका में, वो काफ़ी डिसाइसिव होगा। उससे पता चलेगा कि कितने लोग अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के खिलाफ हैं। नुकसान उसको अभी जो है, अगर वो ये प्रूव कर सकता है कि हमें कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, तो लोग साथ चलेंगे। वरना तो वहाँ पे जब लोग करने लगेंगे तो उनको कोई अपना समझौता करने की कोशिश करना, निकलने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि उसके साथ उसके जो नेटो वाले भी नहीं, नाटो का बिखराव यूरोप के लिए भी अच्छा नहीं है और अमेरिका के लिए भी अच्छा नहीं है। नाटो का जो सेक्शन 5 है, उसके हिसाब से नेटो के एक देश पे हमला जो है, नेटो पे हमला माना जाता है। जी। आज की तारीख में अगर अमेरिकन इंटरेस्ट को ईरान नुकसान पहुंचा रहा है, तो नेटो को एक साथ आना चाहिए। लेकिन नेटो नहीं आ रहा, वो कहता है कि हमारी तो लड़ाई ही नहीं थी, आपने तो ये लड़ाई अपनी मर्ज़ी से शुरू की। हमसे अगर पूछ के करते हुँ, और हम साथ होते तो ठीक है। जैसे अफ़गानिस्तान में नेटो उनके साथ गया था, जी, आज नहीं है। ओके। इस पूरे वॉर में यूएनओ का क्या रोल है? को यूएनओ आज की तारीख में बिल्कुल डिफंक्ट ऑर्गेनाइज़ेशन हो गया। कोई इसको सुनता ही नहीं है। जी। उ जो जो सिक्योरिटी के रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उन पे उनको नहीं, उनके अपने क्षेत्र अभी भी हैं, जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, वर्ल्ड डब्ल्यूएचओ है? इन सब पे लोग हैं, उस पे काम हो रहा है, उस पे काफ़ी अफ्रीका में इधर-उधर से बहुत जगहों पे काम हो रहा है। लेकिन जो सिक्योरिटी काउंसिल वाली बातें हैं, क्योंकि वो जो सबसे ज़्यादा जो फंडिंग है उसकी वो अमेरिका करता है। जी। तो जब अमेरिका आपके साथ, अमेरिका के खिलाफ यूएन चला जाए, ऐसा तो अभी हाथ की हाल, लेकिन बाकी जो है जैसे वीटो है, तो अगर सिक्योरिटी काउंसिल में कोई चीज़ जाएगी, तो वह रशिया और चाइना है, हुँ, वो वीटो मार देंगे। तो अभी भी जो हुआ, जो इसके खिलाफ एक रेज़ोल्यूशन पास हुआ सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें उन दोनों ने एब्सटेन किया। हुँ। साथ नहीं दिया अमेरिका का, एब्सटेन किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में यूएन का रोल बहुत ही, क्योंकि यूएन बिल्कुल डिफंक्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है, कोई सुन ही नहीं रहा उनको, इन चीज़ों में कोई नहीं सुनता है। पहले था कि क्योंकि कंसेंसस होता है, कंसेंसस तो है नहीं। क्योंकि आप ये बोलोगे तो रशिया बोलेगा कि भाई हमने तुम्हारा कौन-सा खून किया है जो तुम हमारे हमारे इंटरेस्ट जो थे इस डॉनबास एरिया में, यूक्रेन में, तो उसको अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो हम क्यों तुम्हें ईरान पे सपोर्ट करें? तो ये एक जिसको कहा जाए कि एक वॉरफेयर का ये ऑपरेशनल आर्ट का एक प्रिंसिपल होता है कि अपने दुश्मनों को आप कैसे छोटा कर सकते हो, हुँ, अपने दुश्मनों को आप कैसे छोटा कर सकते हो। तो वो ये होगा कि उनमें फूट डाल के। लेकिन आज की तारीख में अपने जो पावर की एरोगेंस है उसमें अमेरिका इतना ज़्यादा हो गया, उसने कहा तुम्हारी हम परवाह ही नहीं किसी की करते। वो किसी की परवाह नहीं कर रहा। तो उससे सारे लोग उसके खिलाफ हो गए, जो उसके अपने साथी नेटो उसके खिलाफ है। क्योंकि आज की लड़ाई में उसके साथ नहीं है, रशिया उसके खिलाफ है।
चाइना जो है ट्रांजैक्शनल है कि तुम हमारी टैरिफ कम करो तब भी हम तुम्हें आज़ादी देंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं देंगे, भागो इधर से। तो चाइना भी नहीं उसके साथ है। भारतवर्ष जो उसके साथ कुछ दोस्ती निभा सकता था, वो भी नहीं निभा रहा क्योंकि हम अब उस पे भरोसा ही नहीं करते। हम उससे लड़ेंगे नहीं, लेकिन हम भरोसा भी नहीं करते। ऐसा क्यों? आपको जिस तरह से उसने टैरिफ आपके ऊपर ठोकी है, आप क्या अमेरिका पे भरोसा कर सकते हो? यूएस आपके 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 खिलाफ उसने बांग्लादेश भी तो उसने करा दिया। पाकिस्तान में वो कह रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बराबर हैं। यूएस किसी का रिलायबल पार्टनर बन सकता है। लाला जी है भाई, कैसे हो सकता है? उसके अपने देख, अगर मैं आज अमेरिकन होता, तो मैं कहता कि भाई मेरे इंटरेस्ट हैं ये। जी। पहले क्या था जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेके और कोल्ड वॉर जब तक पीरियड था, तो उसमें जो शुरू में थे जैसे आइज़नहावर थे या शुरू की जो अमेरिकन लीडरशिप थी, वो ये बिल्ड कर रही थी और वो भी अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखें, तो अमेरिका हमेशा अपने इंटरेस्ट में काम करता रहा है। अमेरिका कभी भी दूसरों के साथ नहीं है, अमेरिका अपने इंटरेस्ट में काम करता है और वो ठीक भी है। अमेरिका जो है भाई, मैं हम ही जो थे अब ऐसे उल्टी-पुल्टी बातें करते थे कि भाई ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बिनाइन पावर होनी चाहिए। बस असली चीज़ तो ये है, नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि है। ओके। अगर हमारे इंटरेस्ट में है, तो हम तुम्हारे साथ होंगे, नहीं तो हम कोई एक रास्ता ढूँढेंगे कि तुमसे लड़ाई किए बगैर हम कैसे गुज़ार सकते हैं। तीसरा ये है कि हम तुम्हें सुनते ही नहीं, हम तुम्हें ठोक देंगे। तीन ही चीज़ें तो हो सकती हैं। सही बात है। तो ये अमेरिका की एक पॉलिसी है कि भाई जो हमारे इंटरेस्ट में है, वो हम करेंगे। वो अपनी इंटरेस्ट में काम करते हैं। लास्ट में सर स्टेट ऑफ हार्मस भी काफ़ी दिनों बंद रहा, तो इंडिया में कौन-कौन से क्राइसिस आ सकते हैं? देखिए, इंडिया पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा, सबसे ज़्यादा अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है, हमारी गैस की डिपेंडेंस अभी भी बहुत ज़्यादा जो है, वो विदेशी इम्पोर्ट पे है। जी। क्योंकि करीब 60% हमारे सिर्फ 40% बनती है। हालाँकि गवर्नमेंट अभी एक आइडिया दे रही है कि हम लोगों ने उनको बोला है कि जो ब्यूटेन है, ब्यूटलीन है, प्रोपेन है, इसको आप इस्तेमाल मत करो, आप उसको प्रोपेन को यहाँ पे गैस में बदलो और वो कह रहे हैं कि 40% हमने बढ़ा लिया। लेकिन फिर भी फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि हमारी जो डिपेंडेंस है गैस पे, वो अभी भी बाहर विदेश से आती है। जी। 55 से 70 दिन की हमारे पास ऑयल का है। ऑयल की डिपेंडेंस भी हमारी विदेश पे है। जी। पिछले कुछ वर्षों में हम कोशिश कर रहे हैं कुछ एक नए ढंग से सोचने की। उस नए ढंग से सोचने में हमने क्या किया कि हमने रिन्यूएबल पे जोर दिया। हुँ। रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज पे जोर दिया है, तो आज की तारीख में करीब 51% हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो रिन्यूएबल एनर्जी पे है। एंड रिन्यूएबल में क्या है, 3 चीज़ें हैं बेसिकली। हाइड्रो, हुँ। जिससे हम बहुत बड़े डैम नहीं बना सकते और एक अगर आप बनाना शुरू करो तो आज ही एकदम से उसमें आप कर भी नहीं सकते हो। सही बात है। दूसरा सोलर, सोलर आपकी काफ़ी बढ़ गई है। आप कह रहे हो कि 2030 तक करीब 500 गीगावाट हो जाएगी। लेकिन उसमें समस्या दूसरी है, जैसे सोलर पैनल है, हमारे सिर्फ ऑलमोस्ट 80% सोलर पैनल अभी भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो चाइना से कर रहे हैं, तो हमारी चाइना पे बड़ी डिपेंडेंस है। सोलर एनर्जी से हम कर रहे हैं, लेकिन दूसरा जो इसकी एफिशिएंसी है कम है। जो ये अपने हमारे यहाँ के सोलर पैनल भी हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, करीब 22% के आसपास, बहुत ज़्यादा भी है तो 22% है। तीसरा कि आपको जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो आपका सबसे अच्छा सोर्स हो सकता है, क्योंकि आपके पास क्या है, स्टेज 1 के लिए प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर से बेस्ड आपकी पावर रिक्वायरमेंट में 3% आप न्यूक्लियर से ला रहे हो। जी। तो जब ये आपका एक प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर एक कल्पापक में बन रहा है, जिसमें कि आप थोरियम को भी यूज़ करोगे, और थोरियम कहाँ से आ रहा है? मोनाज़ाइट सैंड्स हैं, वो उसका करीब 25% दुनिया का हमारे पास है। जब वो कहते हैं कि मार्च में वो क्रिटिकल हो जाएगा और सितंबर तक वो पूरी तरह से पावर जनरेट करने लगेगा। तो जब ये प्रेशराइज्ड हेवी वाटर जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ये चल गया, तो इससे जो बनेगा आगे हमारे, तो उससे फ़ायदा मिलेगा। तो इन इमीडिएट टर्म्स हमारा जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी जो, वो नुकसान होगा। अभी भी इम्पोर्ट पर डिपेंड करते, तो हम
हमने क्या किया कि ऑयल के लिए तो बाकियों पे हमने कर लिए डिपेंडेंस। अब हमको, क्योंकि 40 देशों से आ रहा है, अब हमको गैस के लिए भी इस तरह करना पड़ेगा। तो गैस अभी तक तो हमारे यहाँ सिर्फ असली तौर पे देखा जाए सबसे ज़्यादा आ रही थी कतार से या यूएई से, 2 जगह से आ रही थी। तो अगर हॉर्मुज़ बंद रहता तो ये नहीं आएगी। अच्छा, इसमें क्या है कि जो सऊदी अरेबिया से है या यूएई से जो ऑयल आता था, तो उनकी 2 पाइपलाइनें भी हैं। एक यानबो करके एक पोर्ट है जो रेड सी पे है, तो एक ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है सऊदी अरेबिया की। उससे लेकिन उसकी उसमें जो है कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी हैं एंड कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज़ भी हैं, क्योंकि वो पोर्ट की इतनी कैपेसिटी नहीं, तो उतना ज़्यादा आ नहीं सकता, क्योंकि आप हॉर्मुज़ को आप करते हो। दूसरा एक जो है हबशान फुजेरा करके पाइपलाइन जो है, जो यूएई में है 400 किलोमीटर की, ये 1200 किलोमीटर की है, 400 किलोमीटर की है। उससे जो ऑयल आता है वो सीधे ओमान में पहुंच जाएगा। फुजेरा जो है आपने मतलब हॉर्मुज़ को बाईपास कर दिया, लेकिन उसकी बहुत लिमिटेड कैपेसिटी है। तो ऑयल के लिए आपको, जैसे कहा हो गया कि अब रशिया पे आपकी डिपेंडेंस बढ़ गई है, ठीक है, रशिया पे बढ़ गई है, अंगोला पे बढ़ गई है, ऑस्ट्रेलिया पे बढ़ जाएगी, आप अमेरिका से भी लोगे, यूएस से भी आपको लोगे, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी इसमें मुश्किल आएगी वो कहाँ से आएगी कि आपकी जो फ्रेट चार्जेस है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका डिस्टेंस बढ़ गया। दूसरा, जो ये गैस आएगी अगर दूर से, तो उसका फ्रेट चार्जेस तो बहुत ही महंगा है। मतलब 60,000 से लेकर के $1,10,000 तक पर डे का है उस शिप का, जिसमें कि वो एलएनजी आती है। क्योंकि उसका तरकीब यह है कि गैस को लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। पहले उसको गैस को आपने लिक्विफाई किया, लिक्विड फॉर्म में लाओ, यहाँ पर उसको गैसिफाई किया, वो बहुत महंगा पड़ेगा। तो हम लोगों को शॉर्ट टर्म में तो हमारी डिपेंडेंस विदेश पे बढ़ जाएगी, जिससे हमारी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि नाइट्रोजन कम हो जाएगी, तो हमारी जो जो फर्टिलाइज़र है वो कम होने लगेंगे, क्योंकि उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक बहुत बड़ा कारण है नाइट्रोजन निकलता है। दूसरा जो है आपके पास सेमीकंडक्टर के लिए भी आपको प्रॉब्लम होने लगी, गैस चाहिए आपको, पावर के लिए चाहिए ही चाहिए। सल्फ़र होता है, तो सल्फ़र की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे कि आपका जो आरआरई वगैरह की जो प्रोसेसिंग है क्रिटिकल मिनरल की, वो भी उसके थ्रू होती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में आपको न्यूक्लियर पे ज़्यादा ज़ोर देना पड़ेगा। आप पे वेस्ट टू एनर्जी जो है, करीब हमारे करीब 1500 मेगावाट अभी सिर्फ पैदा हो रहा है उसके थ्रू, उस पे ज़ोर देना पड़ेगा। हाइड्रो का आप बड़े प्लांट नहीं लगा सकते, लेकिन जो प्लांट बन रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। और स्मॉल हाइड्रो 50 मेगावाट, 100 मेगावाट, इससे ऊपर के नहीं, छोटे-छोटे अगर आप बनाएँगे जगह-जगह पे, तो उससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। तीसरा, जो आपका विंड का पोटेंशियल है वो यूज़ करो। आपका जो न्यूक्लियर का जो ये पोटेंशियल जो मैंने बताया, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। हमारे लोग एक बहुत ग्लिबली बोलते हैं कि भाई अंडमान में निकल आया है तेल। हाँ भाई, निकल आया है, लेकिन जब तक इसका इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन होगा उसमें करीब 10 साल अभी लगेंगे। तो क्या 10 साल के लिए हमें कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी? सही बात है। तो हमें एनर्जी के लिए, क्योंकि किसी भी देश की जो प्रगति के लिए, उसके लिए उसमें ऊर्जा की आवश्यकता सबसे ज़रूरी है। और अभी आपने क्या किया है कि आपने बहुत ढंग से आपने बिजली का प्रोडक्शन बढ़ा लिया है, लेकिन इसको हमें और बढ़ाना पड़ेगा। एक दूसरा, आपका जैसे कि सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में आपका गैस वगैरह यूज़ होती है? ट्रांसपोर्टेशन। उसके लिए अगर आपको ईवी पे जाना है, तो आपके पास लिथियम है कि नहीं? लिथियम की जो हमारे यहाँ जो निकली है रियासी या राजस्थान में, क्या अभी उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन होने लगा कि नहीं? तो हमको क्या है, इसलिए आपको साउथ अमेरिका जैसे ब्राज़ील है, इन देशों पे डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि लिथियम अफ़गानिस्तान में वो भी एक हमारा इंटरेस्ट है। अफ़गानिस्तान में लिथियम है। हमारे यहाँ जो है इसको हम कितना जल्दी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरी लॉजिस्टिक चेन का इंतज़ाम करना है। तो ये मीडियम टर्म के लिए ये होगा। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से जो सबसे मुफ़ीद रास्ता होगा वो न्यूक्लियर होगा, कि हमारा अगर हम लोग
क्योंकि हमारे पास दुनिया का 25% थोरियम के तकरीबन है। Okay. तो ये चीज़ें जो अगर हमें इस पे काम करना पड़ेगा तो हिंदुस्तान को ये नुकसान होंगे और ये फ़ायदे होंगे। यूएस का जो पूरा इकोनॉमी है वो वेपन पे टिका हुआ है। अगर ये वेपन भी नहीं, वो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी बहुत सी चीज़ों में है। वेपन मतलब पे एक वेपन एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट। इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर ये वॉर लंबा चला तो यूएस की इकोनॉमी ग्रो करेगा या डाउन होगा? कहाँ से डाउन हो रही है? वो तो हथियार तो बिकते ही रहेंगे ना। तो उसके मतलब हथियार बिकेंगे, उसका तेल बिकेगा, तेल और गैस उसके पास है, वो बिकेगी। तो जो वहाँ उसके अलावा उसके बाकी एसेट्स जो उसने क्रिएट किए, भाई देखिए ऐसा होता है कि आपको अगर अपने आगे दुश्मन की लाइन को छोटा करना है तो आपको अपनी बड़ी लाइन करनी जी। पड़ेगी। वो कैसे करोगे? या तो आप अपने रिसोर्सेज यूज करो या बाकी जो हमारे दोस्तों के रिसोर्स हैं वो अपने साथ लगा लें। आप कंसोर्शियम एक अप्रोच होती है ना, ट्रेड में एक कंसोर्शियम्स की भी अप्रोच होती है ना, कि 3 कंपनियों ने मिलके एक काम किया, शुरू कर दिया, तो उनका कैपिटल बेस इंक्रीज हो जाता है। तो वो हमको करने की, हमें भी वो इंटरडिपेंडेंस बढ़ानी पड़ेगी कि हमारे पास कुछ चीज़ें जो नहीं हैं उनको हम कहाँ से ले सकते हैं। अगर आप लोगे तो वो आपको क्यों देंगे? जैसे कि वो ईरान आपसे कह रहा है ना अभी कि हम आपके सब कुछ छोड़ देंगे जितने जहाज हैं, अगले महीने में जो ब्रिक में समिति हो रही है उसमें आप हमारा सपोर्ट करो। जी। तो भाई इस हाथ दे उस हाथ ले वाली ये तो दुनिया का दस्तूर है। एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।